Hello everyone and welcome to today's class. My name is Pratyush Sharma. I'm an undergraduate student at IIT Kharagpur and today we'll be discussing some stuff about science. So let's feed our curiosity with something. So let's see what we got. We see lightning here. अब lightning तो सबने देखी होगी, कोई बड़ी डील नहीं है, पर lightning is a very dangerous kind of thing, you know. हम लोग पेपर में सुनते हैं, देखते हैं कि लाइटनिंग गिरने से ये हुआ वो हुआ. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. और अगली पिक्चर में आप देखेंगे कि देयर इज अ ट्री एंड लाइटनिंग हैज स्ट्रक इट. अब इस पर जब बिजली गिरी तो उसकी हालत खराब हो गई. इट मीन्स कि लाइटनिंग इज नॉट टू बी टेकन लाइटली. ओके, बट व्हाट्स हैपनिंग हियर? यहाँ पर एक आदमी है, उस पर हम लोग लाइटनिंग गिरा रहे हैं. दिस इज आर्टिफिशियल लाइटनिंग. वी आर यूजिंग टेस्ला कॉइल्स. तो हम लोग टेस्ला कॉइल यूज करके इस आदमी पर लाइटनिंग गिरा रहे हैं. बट अनलाइक दैट ट्री, दिस गाय इज सीमिंग टू हैव सम सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ. ही इजंट थॉर, पर फिर भी इसको डर क्यों नहीं लग रहा? ही इज हैविंग अ वायर मैश. दिस इज अ वायर मैश और ये है टेस्ला कॉइल. टेस्ला कॉइल से जब हम इसके ऊपर लाइटनिंग गिरा रहे हैं तो इसको डर नहीं लग रहा. तो अब इसको डर क्यों नहीं लग रहा है, इसके पीछे की साइंस हमको समझनी है अगर, तो उसके लिए हमको लाइटनिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा. एंड लाइटनिंग विल बी कवर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी. तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की एबीसीडी समझनी पड़ेगी पहले. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो फर्स्ट कम्स इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जैसे हमारा मास होता है ना, वी हैव मास, उसकी वजह से हम ग्रेविटी फील करते हैं और ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मास हम मास की वजह से फील कर पाते हैं. ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, अब चार्ज की थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. वैसे हमको चार्ज के बारे में पता है बट विल जस्ट रिफ्रेश इट हियर. तो चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्ज. अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Coulomb is the unit of charge and obviously it has a negative sign. प्रोटॉन में भी इक्वल चार्ज होता है बट अपोजिट साइन का. ओके, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया. बट व्हेन वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, सपोज हियर द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर ऐसे अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं तो इसके लिए वो मोर और लेस थोड़ा फ्री हैं. तो इलेक्ट्रॉन ही वो होते हैं जो मूवमेंट इजीली कर सकते हैं. दे बीइंग इजीली मूवेबल, तो जितना भी आपको चार्ज ट्रांसफर देखते हो आप ना, आप करंट देखते हो, तो दैट विल बी कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस. दे आर बाउंड, राइट? So they cannot move that much unless we break the nucleus, which is a very odd thing to do. और तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करते हैं. अब एक चीज यहाँ पर अपने आप फॉलो होगी कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है, चार्ज हमेशा उसके मल्टीपल में ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज करते हैं. तो किसी भी टाइम पर चार्ज में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, है ना? तो वो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पूरे ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाएगा. तो दैट वे वी कैन से दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड. वी कैन से, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड. सो क्वांटाइज्ड कैसे होगा? 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs के फैक्टर में होगा. इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन्स कैरी करेंगे तो पॉजिटिव होगा. अब यू माइट हैव हर्ड अबाउट क्वार्क्स.
QUAR क्वार्क्स और छोटे पार्टिकल होते हैं विच कैरी 1/3 ऑफ अ चार्ज, बट क्वार्क्स हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। पहली तो बात, क्वार्क्स थोड़ा सा रिसेंट डिस्कवरी है, तो यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट इट, और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पर देन ऑल्सो देख लेते हैं थोड़ा। तो वो 1/3 चार्ज होता है हमेशा क्वार्क्स के अंदर। अब ये ऐसे कॉम्बिनेशन में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं कि जो उन कॉम्बिनेशन का जो चार्ज होता है ना, वो हमेशा n इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है हमेशा। ठीक है, मान लीजिए 3 क्वार्क्स हैं, तीनों में 1/3 1/3 1/3 चार्ज है, तो 1 चार्ज हो गया ना, 1 कूलम चार्ज हो गया, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, well they carry 1/3 चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्वार्क्स ऑल्सो हमारी ये बात फिर भी होल्ड करेगी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज E, which is carried by electrons and protons, value being 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulombs। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10⁻⁹ coulombs, क्योंकि वो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि देयर इज अ पीस ऑफ पॉलीथीन विच इज रब्ड बाय वूल, a charge of -2 into 10⁻⁻⁷ coulombs is developed on the polythene in that process। अब हमको ये पता करना है कि उस पर चार्ज, उस पर मास आया या फिर पॉलीथीन से मास किसी और को ट्रांसफर हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। तो फर्स्टली आप देखोगे कि यहाँ पॉलीथीन है ना हमारे पास। अब पॉलीथीन पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निगेटिव चार्ज है। अब चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, है ना, इस पे कुछ सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो -2 into 10⁻⁻⁷ कूलम्स चार्ज है, ये मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए उसमें, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कैरिड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज हो गया। -2 into 10⁻⁷ coulombs will be equal to n into E, क्योंकि वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस n नंबर से, तो उनको टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिल जाएगा, which in turn will give us the whole charge on the polythene itself। okay, तो यहाँ से हमको n मिल जाएगा, n will be equal to -2 into 10⁻⁷ upon E। ठीक, इतने सारे हमको इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो टोटल मास कितना हो जाएगा। we calculate the mass total, so it will come out to be n into mass of one electron, that will be -2 into 10⁻⁷ on 1.6 into 10⁻⁷. These are negative sign obviously, and mass of one electron is given to be negative, negative, positive, and then when you solve it, you'll get some number. So this is in kg, that's missing, so you'll get the mass transferred। okay, so बहुत बेसिक क्वेश्चन, सिंपल यूनिटरी मेथड है ना। आगे बढ़ते हैं। Now move on to electricity। What is electricity? So electricity is just an energy by what? So energy of the static and the moving charges। जैसे चार्ज होते हैं ना, अब जो स्टैटिक चार्ज है और मूविंग चार्ज है, उन दोनों की जो भी एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी में पहली चीज आती है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोग स्पीड कहते हैं ना कि इट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसे ही करंट होता है कि कितना चार्ज पास हो रहा है किसी रीजन में पर यूनिट टाइम। तो हमको करंट आइडिया देता है कि कितना ज्यादा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ओके, तो वहां पर हमारे पास डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये है फॉर्मूला आल्सो। सो आई से डिनोट करते हैं हम लोग करंट को, तो आई विल बी इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम टेकन। चार्ज मान लेते हैं, वी आर लुकिंग एट अ वायर, है ना। अब एक वायर को हम लोग अगर देख रहे हैं और मान लो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया,
दिस क्रॉस सेक्शन। तो अब इसमें मान लो चार्ज क्यू पास होता है टाइम टी में, तो हमारा करंट हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, दैट्स व्हाई इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। अब Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम्स, ऑब्वियसली T इज इन सेकेंड्स, सो ऐसा यूनिट आपकी एम्पियर हो जाएगी, विच विल हैव द डायमेंशंस ऑफ कूलम पर सेकेंड। ठीक। अब हम लोग करंट को मेजर कैसे करते हैं फिजिकली? सो वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम करंट पास जब कराएंगे तो वो बता देगा कि कितना करंट मेरे थ्रू पास हुआ है। अब मान लो आपको एक वायर के थ्रू करंट का पता लगाना है कि इस वायर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, तो इसी वायर में बीच में वहाँ पे आप एमीटर लगा दीजिए, तो जो करंट इस वायर से पास हो रहा था वो अब इस एमीटर से भी पास हो रहा है ना, तो एमीटर बता देगा मेरे थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, विच इन टर्न विल गिव अस कि उस वायर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। अब अगर सारा का सारा करंट आपको एमीटर से पास कराना है जो उस वायर से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कनेक्ट इट इन सीरीज विद द वायर, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पैरेलल में लगा दिया एमीटर, तो अब सारा करंट तो नहीं पास हो रहा है एमीटर में, एमीटर तो वो रीडिंग देगा ना जो एमीटर में से करंट पास हो रहा हो। तो अब इस वायर का करंट आपको नहीं पता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका अभी भी क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। ठीक है, आपसे कोई पूछे सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो आपका ये आंसर होना चाहिए ताकि सारा का सारा करंट पास हो एमीटर से। ठीक है, ओके। सो अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ें वो सॉलिडिफाई हो जाए हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमने पिछले एग्जांपल में पॉलीथीन लिया था, अगर उसको हम लोग मान लेते हैं कि 3 एम्पियर करंट से चार्ज करें, करंट मीन्स चार्ज फ्लो करना ना, अब उसका रेट मान लेते हैं 3 एम्पियर है, करंट इज 3 एम्पियर। तो मुझे ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा जिसमें कि 15 कूलम्स ऑफ चार्ज विल बी डिपॉजिटेड ऑन द पॉलीथीन। तो बहुत ही सिंपल है, वी नो द करंट, यानी वी नो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड वी नो द चार्ज इटसेल्फ। सो आई की वैल्यू हम 3 एम्पियर डाल देंगे, Q is 15 coulombs, T time T comes out to be 5 seconds। तो हमको 5 सेकेंड लगेंगे उस पॉलीथीन बैग को चार्ज करने में। ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मान लीजिए एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग एन एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर का एरिया है। अब इसमें से हमें ये बताया गया कि करंट जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू है 49, सॉरी जो चार्ज पास हो रहा है इट्स वैल्यू इज 49 कूलम्स। अब हमको 49 कूलम्स चार्ज पास हो रहा है ये पता है, और टाइम भी पता है हमको कितनी देर में पास हो रहा है, 14 सेकेंड्स में पास हो रहा है, और एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि करंट क्या है इस एरिया में, ठीक है, तो करंट सिंपली क्या होता है, जिस एरिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ, I is equals to Q by T। Q 14 है, T सॉरी Q 49 है और T 14 है, तो दैट कम्स आउट टू बी 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर करंट हो जाएगा। यहाँ जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन लेता हूँ तो लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये 3 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है ना, तो वो सोचने लगते हैं मे बी एरिया से मल्टीप्लाई करना हो क्या करना हो। तो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर हेल बेंट ऑन योर कॉन्सेप्ट, और आप फिर डगमगाए नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने से कभी डगमगाना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। ओके, अब हम देखते हैं दिस इज अ वाटरफॉल, पानी को ग्रेविटी पुल कर रही है अपनी तरफ, इसलिए पानी गिर रहा है। अब आप सभी ने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो उसमें एक टर्म आया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जब ये पानी नीचे गिरेगा है ना, मान लेते हैं ये इतने पे हम फोकस करते हैं, ये पानी जब नीचे गिरेगा, यहाँ पहुंच गया मान लो, तो इस पर इसको ग्रेविटी ने नीचे गिराया, इस पर ग्रेविटी वर्क करेगी कुछ, mgh उसकी वैल्यू होगी, हो सकता है आपको याद नहीं हो अभी वो सारी चीजें, बट उससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब वी डू नॉट नीड दैट अभी राइट नाउ।
तो इस पर ग्रेविटी काम कर रही है ना। तो अच्छा, अगर मान लेते हैं आपको पोटेंशियल बिल्कुल ही याद नहीं रही है, तो मान लेते हैं कुछ आपके पास कैश पड़ा है, 4 बंडल हैं आपके पास कैश के, ठीक। दिस इज कैश, डॉलर, बहुत सारे डॉलर्स हैं आपके पास। अब आप इसको खर्च करना चाहते हो, आपने खर्च किया, आपने एक अच्छी सी कार ले ली, अच्छी सी तो नहीं है बट फिर भी कार है, और आपने एक आईफोन ले लिया है ना, और गंदी ड्राइंग बन गई, ठीक है। तो आपने कार और फोन ले लिया, तो क्या हुआ, अब आपके पास कुछ और कैश थोड़ा सा और बचेगा। तो मुझे आप ये बताओ, पहले जब आपके पास ज्यादा कैश, तो आपका बाइंग पोटेंशियल उस टाइम पर और बाइंग पोटेंशियल बाद में, आपका बाइंग पोटेंशियल पहले ज्यादा था जब आपके पास ज्यादा कैश था, या फिर बाद में जब आपने उस कैश को थोड़ा सा खर्च कर दिया उसके बाद आपका बाइंग पोटेंशियल ज्यादा हुआ। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास ज्यादा पैसे थे, यानी हमारे पास एबिलिटी थी, वी हैड द पोटेंशियल टू स्पेंड दैट मनी, तब हमारा बाइंग पोटेंशियल ज्यादा था। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ फर्स्ट केस और सेकंड केस में, जब ग्रेविटी के पास अभी ज्यादा मौका है इस पानी पर काम करने के लिए, ठीक है, अभी जब ये इतना नीचे पहुंच जाएगा तब थोड़ा कम मौका होगा ग्रेविटी के पास काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो इसने वर्क कर दिया है यहाँ से यहाँ पहुंचाने में, अब वो ग्रेविटी वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यानी पॉइंट 1 का पोटेंशियल ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि ग्रेविटी को जो वर्क करने का पोटेंशियल होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के भी केस में होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, जब इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करता है, उस पर कुछ फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो मूव करता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी पुल करती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, वो वर्क करती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है किसी चार्ज पर, मान लीजिए चार्ज क्यू यहाँ पर था, उसको यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फोर्स से ले आए, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क उस पर कर दिया, यानी अपना कुछ पोटेंशियल उसने उस पर स्पेंड कर दिया। अगर उसने कुछ पोटेंशियल स्पेंड कर दिया तो बाद में उसके पास अब कम पोटेंशियल होगा। यानी अगर मैं पॉइंट 1 और 2 की बात करूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्क कर रही है तो पॉइंट 1 पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉइंट 2 पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पॉइंट 1 से 2 में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑलरेडी अपने कुछ पोटेंशियल को रियलाइज कर लिया, यानी अब वो पोटेंशियल वापस से यूज नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वही अगर आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाए, जैसे आप छत पर लेकर के जाते हैं जब किसी ब्रिक को, तो आप उसकी पोटेंशियल बढ़ा देते हैं ना, अब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर वो एनर्जी के साथ नीचे गिरेगा, ग्रेविटी को आपने काम करने का मौका दिया। और वैसे आप जब इसको उल्टी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो आप उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब उस पर और ज्यादा वर्क कर सकती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, ठीक, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको W वर्क करना पड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है वो होता है W/Q, यानी वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर against the electric field will be the electric potential difference between those 2 points। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तो आप जो नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाओगे वहां पर पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर दिया है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और मौका दिया वर्क करने के लिए। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल गेट इंक्रीज। सो आप पोटेंशियल डिफरेंस तो सिंपली फॉर्मूले से बता सकते हो सॉरी, बट वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। फॉर्मूला तो मुझे विश्वास है आप सब लोग अप्लाई कर ही लोगे, ठीक। तो अब इसमें इसकी यूनिट देख लेते हैं। एक
एलेजांड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए इसका यूनिट वोल्ट रख दिया उन्होंने। ठीक, 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। वेरी गुड। अब मान लीजिए आप को 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसके लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर अपने अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देता है, इतना करता है वोल्ट मीटर। आप वोल्ट मीटर कहीं कनेक्ट कर दीजिए, मतलब नहीं भी करेंगे तो उसके अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बता देगा। अगर जीरो है, नहीं कनेक्ट किया तो जीरो है, तो जीरो पे रीडिंग रहेगी। कहीं कनेक्ट कर दिया तो जो भी उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, तो इसके एंड पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वो बता देगा। अब हम इंटरेस्टेड हैं ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए, तो हमको सिंपली जो वोल्ट मीटर के एंड है उसको कनेक्ट कर देना है पॉइंट ए और पॉइंट बी से। जैसे ही आप वो करेंगे, अपने आप वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो पैरेलल में जैसे कनेक्ट होगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर रीडिंग में वो दे देगा। ठीक, तो आपसे जब भी कोई पूछे कि वोल्ट मीटर आप पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा उसको यही बताएंगे कि वोल्ट मीटर अपने अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब मान लीजिए हमको 2 पॉइंट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम वोल्ट मीटर के एंड्स उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस लगा देंगे, और जिस मोमेंट पर हम वो करेंगे, एज सून एज वी डू इट, द connection will automatically be in parallel. Okay, so that's the reason for voltmeter being in parallel. Earlier we knew why the ammeter is in series. ठीक है, okay. Now let's look into this question. काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट है ए और बी, there is a point A, there is a point B. A and B are 30 meters apart, 30 meters apart. और क्वेश्चन बोलता है टू मूव 16 कूलम ऑफ चार्ज, 16 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वी हैव टू डू 48 जूल ऑफ वर्क। ये ध्यान रखिएगा कि काम आपको करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही। वी हैव टू डू प्लस 48 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। अब the question wants us to find out which point is at higher potential and what is the potential difference. Okay, so हमको करना पड़ रहा है 48 जूल ऑफ वर्क। अब हम जब 48 जूल ऑफ वर्क करेंगे, तो क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा। हमने देखा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तब हम खुद जब वर्क करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्क करने का पोटेंशियल और बढ़ा देंगे, उसको और मौके देंगे वर्क करने के लिए। So that's why the potential difference between point B and point A will be positive. मतलब potential of B will be greater than potential of A. फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा कि VB is higher. हमारी डेफिनेशन में भी था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोग अगेंस्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अभी इस क्वेश्चन में दिया होता वी हैव टू डू -16 जूल ऑफ वर्क, यानी हमको नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर रहा है, तो इन दैट केस पोटेंशियल घट रहा होता है, और हमारे केस में यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब फिर सिंपल मैथ्स है कि वर्क हमको पता है और कितना चार्ज मूव किया है, दैट वी नो। सो V equals to W by Q, W being 48 and Q being 16, we get 3. So potential difference हो जाएगा 3 volt. Okay. Okay. Cool. Now we have another question. कि how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो बैटरी क्या होता है बेसिकली? बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मशीन है। अभी तो वोल्ट में है उसकी रीडिंग, तो 6 वोल्ट की बैटरी का मीनिंग ये होता है कि उसके अक्रॉस जब आप जाओगे तो आपको 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच कूलम, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज आप पास करो उस बैटरी से तो कितनी एनर्जी देगा।
तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज हमको पता है, दिस इज 1 कूलम, पोटेंशियल वी नो 6 वोल्ट। सो वर्क कितना होगा, वर्क डन विल बी 6 × 1 विच विल बी 6 जूल। 6 जूल ऑफ वर्क होगा। अब पॉजिटिव या निगेटिव दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं। पॉजिटिव जो हायर पोटेंशियल पर है उससे लोअर पोटेंशियल तक ले जा रहे हैं, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं। बट एनर्जी जो भी होगी वो 6 जूल ही होगी। 6 जूल एनर्जी उसको मिलेगी या उससे डिसिपेट होगी। बैटरी है इसलिए एनर्जी मिलेगी। बैटरी एनर्जी खींचती तो है नहीं, अगर बैटरी एनर्जी खींचने लगे तो फिर हम उसको बैटरी नहीं बोलेंगे, है ना। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 6 जूल। अब हम फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ऐसा दिखता है वोल्ट मीटर, ऐसा दिखता है मीटर। वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे यहाँ वायर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। सॉरी, पर इन दोनों में से कोई भी हम लोग यूज नहीं करते। वी यूज अनदर डिवाइस विच इज कॉल्ड मल्टीमीटर। मल्टीमीटर, as clear from name, it has multiple functions. It can perform as an ammeter, it can perform as a voltmeter also, and it can do few other things also. So this is what you will generally find in the laboratories across country and across world as well. पैसे कम हो तो फिर हो सकता है मीटर वोल्ट मीटर भी आपको मिले, बट मोस्टली वी यूज मल्टीमीटर, है ना। Okay, electric circuit. Electric circuit is very simple. It's just an illustration of how the things are connected, in what order they are connected, and it must be continuous. Otherwise, circuit won't be closed. है ना। अगर वायर आपने कनेक्ट नहीं किए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट होगी ओपन सर्किट इन दैट केस। अब सर्किट के कौन कौन से पार्ट हम लोग रिमेम्बर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वायर कर सकते हैं ना। वायर होता है हमारे घर में, और हम क्या देखते हैं, फैन, बल्ब, मतलब सारे एक्सेसरीज। एक तरह से ये सब रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे रेजिस्टेंस देखेंगे तो थोड़ा सा और जान पाएंगे क्या। फिर हम देखते हैं स्विचेस होती है ना, स्विच होती है, फिर बैटरी होता है, इन्वर्टर होती है, इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, ठीक। सो दिस ऑल वी कैन रिमेम्बर। ओके, अब हमको अगर सर्किट डायग्राम बनाना है तो हम बैठ के बैटरी और स्विच और बल्ब का डायग्राम तो नहीं बनाएंगे ना। काफी सब कोई पिकासो तो है नहीं, हम लोग फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती है। सो दैट्स वाई हमने सिंबल्स बना लिए हैं जो कि इजी हो बनाने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक सेल को हमने कुछ लाइंस जोड़ दी और इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ठीक। तो इजी टू यूज सिंबल्स हमने कुछ डिसाइड किए। You all can go through these symbols, and when we'll be practicing circuit diagrams, you'll use these, and फिर अपने आप याद हो जाएंगे वो सब चीजें, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। 11 यहाँ पर दी हुई है। All this is also available in NCERT। अच्छा, ओम्स लॉ पर आते हैं। यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, ऑल्टो खड़ी है, ठीक। अब ऑल्टो खड़ी है और व्हाट्स दिस कार यार, लैम्बोर्गिनी भी खड़ी है ऑल्टो के साथ। तो मुझे आप लोग बताओगे कि ये ऑल्टो ज्यादा तेज चलेगी या फिर लैम्बोर्गिनी। सो जनरली लोग आंसर देंगे लैम्बोर्गिनी। क्यों? क्योंकि उसका इंजन मजबूत है। एरोडायनेमिक्स एंड एवरीथिंग अलोंग विद इट्स इंजन इज पावरफुल, है ना। तो जितना पावरफुल इंजन होगा उतनी तेज चलेगी। और हमारे सर्किट में इंजन क्या होता है, हमारे करंट के लिए इंजन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट फ्लो होगा, ठीक। तो यानी करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। कार की एनालॉजी से समझ सकते हैं, ठीक। विच कार कैन मूव फास्टर, ऑब्वियसली लैम्बोर्गिनी। तो हम अगर अपने करंट के व्यू से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना आपका इंजन मजबूत होगा उतनी अच्छी आपकी गाड़ी चलेगी, जितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना आपका करंट फ्लो होगा, ठीक। ओके, अब सेम गाड़ी है आपके पास, सेम इंजन के साथ, बट इट इज स्टक इन ट्रैफिक, ठीक। while it is stuck in traffic it cannot move that much fast,
Why? Because it has some resistance. It is experiencing some resistance. यानी डिपेंड्स ऑन द पाथ एज वेल. आप किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं. अब आप 50 अगर बल्ब, आप अपने घर में 100 वाट के बल्ब देखते होंगे, अगर उनको आप ऑन कर दो तो घर का वोल्टेज थोड़ा थोड़ा आपको लगता है वोल्टेज कम हो रहा है, बल्कि एक्चुअली वोल्टेज नहीं कम हो रहा था. वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करंट चेंज हो रहा होता है, इसलिए वो चीजें कम हो जाती है. जब करंट कम हो जाता है तो वो धीमे जलने लगता है, जब करंट बढ़ जाता है तो तेज जलने लगता है. ठीक. तो डू यू थिंक इन द मीडियम इन विच करंट फ्लोज वुड इफेक्ट करंट? ऑब्वियसली यार, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा. ठीक है. सो हम ये भी कह सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. अब R तो ऐसी कोई चीज है नहीं. R इज रेजिस्टेंस, और R रेजिस्टेंस चेंज होता है. जैसे मान लीजिए आप जब दूसरी रोड पे जाएंगे तो मे बी आप तेज चल सके. ऐसे ही अगर आप दूसरे मटेरियल में करंट फ्लो कराएंगे, हो सकता है आप थोड़ा तेज चल रहे हो. ठीक. तो एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे वायर लिया, नाइक्रोम वायर लिया उन्होंने, इस तरह से ऐसे. उन्होंने क्या किया, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना शुरू किया. पहले इन दोनों पॉइंट में अप्लाई किया. ठीक है. इन दोनों पॉइंट में अप्लाई किया और करंट की रीडिंग ली. फिर उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाते गए, वो पोटेंशियल बढ़ाते गए दोनों पॉइंट्स में. तो उन्होंने देखा जैसे जैसे वो पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो दैट वे ही न्यू कि I इज प्रोपोर्शनल टू V. अब ऐसा भी हो सकता है I प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर भी हो सकता था, है ना. हमको ये पता है V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, पर उसके बीच की एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगी वो तो हमको एक्सपेरिमेंट करके, फिर पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करके फिर ही पता चलेगा. तो उन्होंने जब प्लॉट किया तो देखा कि एक लीनियर डिपेंडेंसी आ रही इन दोनों के बीच में. तो वहां से उनको पता चला I प्रोपोर्शनल टू V. फिर उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखते हुए, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, फिर उन्होंने कनेक्शन चेंज किए, दूसरा पॉइंट चेंज किया. जो पॉइंट बी था ना, इसको चेंज करके मान लो यहाँ पर लगा दिया बी, बी डैश, फिर यहाँ लगा दिया बाद में. तो उन्होंने देखा जैसे जैसे आप ऐसे लेंथ बढ़ाते जा रहे हो ना, करंट कम हो रहा है. तो उन्होंने सोचा यानी जितने वायर वायर की लेंथ पे ये डिपेंड करता है कितना करंट होगा, और उसका भी बिल्कुल इनवर्स रिलेशन आ रहा था. उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो फिर उन्होंने वायर की थिकनेस चेंज करी तो देखा ऐसे चेंज हो रहा है. तो उन्होंने एक बेसिकली ये सोचा इस फॉर्म में इस सबको प्रेजेंट किया कि कोई प्रॉपर्टी होती है उस वायर की, उस मीडियम की, जो उस मीडियम के लिए हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. उस प्रॉपर्टी पर करंट डिपेंड करता है और पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डिपेंड करता है. तो ही अराइव्ड एट दिस इक्वेशन I इक्वल्स टू V बाई R. कॉमनली V इक्वल टू IR से हम लोग जानते हैं, where V is the potential difference, I is current and R is the resistance. R is known as resistance. अब रेजिस्टेंस पर भी तमाम रिसर्च हुई कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता है, विड्थ के साथ कम होता है. ठीक. तो V इक्वल टू IR पर उन्होंने अराइव किया. दिस इज हिज रिजल्ट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब आप डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन देख सकते हैं. फिर हम लोग रेजिस्टेंस की इसके आगे बात करेंगे. आई गेस आज का टाइम भी हो गया है, तो रेजिस्टेंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. We'll discuss how the resistance changes with the length of the wire, the area in which the current is flowing, and the temperature also, and also depends upon what material the wire is made up of. ठीक. तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो इस क्लास में हमने कवर किया इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, हु कैरीज इट, है ना, हु कैरीज इट बेटर, who is able to move better carrying that charge. We found that was electrons. फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी देखी, फिर करंट देखा,
डिफाइन किया करंट को, करंट को किस इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं वो देखा हमने। देन वी मूव्ड ऑन टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने समझा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फिर उसको कैसे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, करंट एमीटर से मेजर करने के लिए उसको सीरीज में लगाते हैं। फिर देन वी अराइव्ड एट द ओम्स लॉ, कैसे ओम ओम अपने रिजल्ट पर पहुंचे, उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हमने देखा। तो इस क्लास में हमने ये सब चीजें देखी, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप एक बार और इसको रिवाइज करेंगे, और फिर थोड़ा कुछ चीजें गूगल करिए, यूट्यूब पर थोड़ा और चीजें इसके बारे में देखेंगे, तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, एंड इन टर्न फिर आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। ओके, सो आई स्टॉप हियर, और we'll meet in the next class. Hope you guys understood the concepts. See you.